हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और 6 अप्रैल की पीडीएफ अगर आपको करेंट अफेयर्स की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कल की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आज की वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वजूसा ओस्मानी साद्रियू ये किस देश के नए राष्ट्रपति बनी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कोसोवो। अभी हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तब आपका आंसर बनेगा वजूसा ओस्मानी साद्रियू। अगर हम बात कर लें कोसोवो की, तो कोसोवा आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी आपकी प्रिस्टिना है। अगर कोसोवा की करेंसी की अगर हम बात करें, की करेंसी आपकी यूरो है। कोसोवा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अल्बिन कुर्ती। लेकिन कोसोवा के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बने हैं वो हैं आपके वजूसा ओस्मानी साद्रियू। ये दोनों आपको याद रखने हैं। प्रधानमंत्री हैं आपके अल्बिन कुर्ती, राष्ट्रपति हैं आपके वजूसा ओस्मानी साद्रियू। अगर हम बात कर लें टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले नंबर पर आता है डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो लुइस एबिंडर। तंजानिया के अगर राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो सामिया सुलूहु हसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुयाना के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तब आपका आंसर बनेगा मोहम्मद इरफान अली। वहीं अगर हम बात कर लें ताइवान के राष्ट्रपति की, तो साई इंग वेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें हम फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है? इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए स्टार। ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है 2021 में। जो आपका टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, आपको बताना है कि कौन सा देश है जो इससे बाहर हुआ है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। अगर हम बात कर लें टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना है, तो आपका आंसर बनेगा जापान में। अगर हम बात कर लें आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। ठीक है, विश्व में जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उसको आईओसी रेगुलेट करता है। जिस तरीके से आपका जितने भी क्रिकेट लीग मैच की बात करें तो फीफा रेगुलेट करता है, इसी तरीके से आपका आईओसी किसको रेगुलेट करता है? जितने भी विश्व में ओलंपिक खेल होते हैं उनको आईओसी रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय याद रखना है आपको, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है, जिसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बाच। अगर हम बात कर लें उत्तर कोरिया की, तो आपका उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की अगर करेंसी की बात करें तो उत्तर कोरिया युआन। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन काफ़ी फेमस हैं। कौन सी रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है? तब आपका आंसर बनेगा 38वीं समांतर रेखा। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 49वीं समांतर रेखा किन देशों की राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तब आप आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसका आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय समांतर रेखा है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रून गराडो फर्स्ट मई स्टेडियम किस देश में है? तो भी आपका आंसर बनेगा उत्तर कोरिया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। आपका जो है शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्थानों में है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स की, तो हाल ही में शंघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई है और उसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ यानी ARWU भी कहा जाता है।
और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं कलकत्ता इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि देश का बेस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कलकत्ता। अगर हम बात कर लें शंघाई रैंकिंग 2020 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ की, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी अमेरिका में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो बनेगा चीन। फास्ट फुल फॉर्म जिसकी होती है 500 मीटर अपर्चर स्क्वायर फील्ड रेडियो टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप का नाम तियानयान है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ होता है स्वर्ग की आँख। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई है। इस दूरबीन के खुलने से ये स्पष्ट है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है। चीन के पास फास्ट का स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इस रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग एलियन लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों को स्टडी करेगा। अगर हम बात कर लें चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सभी को पता है बीजिंग है। चीन की करेंसी की अगर हम बात करें तो युआन, रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांग्त्से, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, जो कितनी इसकी लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, जीके का क्वेश्चन आपका बनेगा चीन। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तब भी आपका आंसर बनेगा चीन। 13 देशों की सीमा चीन से आपकी लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा वो बनेगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह दिन लोगों को मौखिक, शारीरिक, यौन या मानसिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में विवेक के महत्व और भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इस बात को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि सभी का स्वाभिमान है और सभी को शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2021 की थीम आपकी है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्साइंस। अगर हम मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है आपकी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन है, जिसकी थीम है आपकी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को आपका विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ आवर डे आपका 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अगर आपसे पूछ ले विश्व रंगमंच दिवस, तो आपका ये 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। ये हमारे टॉप 5 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना, कौन सी योजना, अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अनूठी उपहार योजना का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योगी सरकार विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अनूठी योजना का संचालन करने जा रही है। प्रदेश के 3 वर्गों में विभाजित सर्वाधिक टीकाकरण कराने वाले जिलों को लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिए जाएंगे। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है।
यहाँ के आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की आपकी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब भी आप याद रखना गोविंद बल्लभ पंत। ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की अगर हम बात कर लें तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी की बात कर लें तो सारस, राजकीय फूल की बात करें तो पलाश, राजकीय वृक्ष आपका यहाँ का अशोक है उत्तर प्रदेश का। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की तो 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट आपकी 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है जो आपके कुछ इस प्रकार हैं। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपके 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं आपके कर्मा, शैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लट्ठमार, तिवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेली। ये सब आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर हम यहाँ के हवाई अड्डों की बात कर लें उत्तर प्रदेश के तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका लखनऊ में है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आपका उत्तर प्रदेश के जेवर में है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है, प्रेम मंदिर आपका वृंदावन में है, राम मंदिर आपका अयोध्या में है। अगर हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको, एग्ज़ाम में पूछ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन। घाट पे योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना, इसको झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये सारी योजनाएं आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये भी आपके उत्तर प्रदेश की ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी यानी एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO द्वारा उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। चाफ को मूल रूप से विंडो भी कहा जाता है। चाफ तकनीक का उपयोग दुनिया भर में नौसेना के जहाज़ों में दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। DRDO द्वारा विकसित एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये दुश्मन की मिसाइलों को डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कम चाफ मटेरियल का उपयोग करती है। और जोधपुर में स्थित DRDO प्रयोगशाला में उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए गए हैं। वे शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट और मीडियम रेंज चैफ रॉकेट है। अगर हम बात कर लें DRDO की तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपकी 1958 यानी 1958 में हुई थी। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष आपके DRDO के जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा इस उपग्रह को विकसित किया गया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी को किसने बनाया है? तब भी आपका आंसर बनेगा DRDO। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO द्वारा आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, ये याद रखना आपका इम्पॉर्टेंट है। रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO। रुद्रम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, शायद ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है 1-2 बार कि रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तब आपका आंसर भी बनेगा DRDO। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर यानी सहायक एनजी का सफल परीक्षण भी DRDO के द्वारा किया गया है। CRPF की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। हेडक्वार्टर
इसका कहाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डीआरडीओ से रिलेटेड। सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो भी आपका आंसर बनेगा डीआरडीओ। अब बात अगर डीआरडीओ की हो रही है तो इसरो की बात करना भी बनता है। अब हम बात कर लेते हैं इसरो की। तो सबसे पहले आप बात कर लीजिए इसरो की फुल फॉर्म की। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी इसरो की तो इसकी स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। और डेट अगर पूछ ले तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगर हम बात कर लें इसरो के हेडक्वार्टर की तो ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसी को स्पेस सिटी भी कहते हैं। स्पेस सिटी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर भी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, इस तरीके से दोनों हमने डिस्कस कर लिया। पहला हमने डिस्कस किया डीआरडीओ, दूसरा हमने डिस्कस किया इसरो। डीआरडीओ 1958 स्थापना, इसकी 1969 में स्थापना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु को ही स्पेस सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कुछ पॉइंट आ रहे हैं इसरो से रिलेटेड, वो भी आपको याद रखने हैं। इसरो से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो छूट गए हमसे। तो अगर पूछ लिया आपसे इसरो के प्रेसिडेंट तो के सिवान इसरो के आपके प्रेसिडेंट हैं। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछ ले इसरो के संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना उनका नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई इसरो के आपके संस्थापक हैं। अगर अध्यक्ष पूछे तो के सिवान, अगर संस्थापक पूछे तो विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगर स्थापना कब हुई थी पूछे तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु को और किस नाम से जानते हैं तो स्पेस सिटी, अंतरिक्ष के शहर के नाम से भी बेंगलुरु को ही जाना जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, संकल्प से सिद्धि इस पहल को किसने लॉन्च किया है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन पे। तो संकल्प से सिद्धि पहल को जो आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ट्राइफेड के द्वारा संकल्प से सिद्धि पहल को लॉन्च किया गया है। पिछले वीडियो में हमने यूनेस्को डिस्कस किया था। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं WHO। तो अगर आपसे पूछ ले WHO की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। वहीं इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें आपको WHO से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना ऑप्शन डी, ट्राइफेड। ठीक है, यूनेस्को हमने कल डिस्कस किया, DRDO हमने आज भी डिस्कस किया, WHO को हमने बता दिया आपको 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर हमने अभी बताया आपको कि जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्राइफेड की। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है।
जिसने हाल ही में संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। संकल्प से सिद्धि पहल या 100 दिन का एक पहल है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पूछ सकता है कि ये कितने दिन का एक पहल है, तो याद रखिएगा ये 100 दिन का एक पहल अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी गांवों में स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है और वन धन विकास केंद्रों में जनजातीय आबादी के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुविधाएं प्रदान करती है। संकल्प से सिद्धि पहल का लक्ष्य 100 दिनों में भारत के 1500 गांवों को कवर करना है। अगर हम बात कर लें ट्राइफेड के फुल फॉर्म की, अभी हमने डिस्कस किया, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष आपके रमेश चंद्र मीणा हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? रमेश चंद्र मीणा इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, सुमन चक्रवर्ती। GD बिड़ला पुरस्कार 1991 में स्थापित ये पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी के किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगर हम बात कर लें टॉप 5 पुरस्कार की, तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है, तो याद रखना थप्पड़, ठीक है। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है, तो आपका आंसर बनेगा HDFC बैंक। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो आपका आंसर बनेगा डॉक्टर शरण कुमार लिबाले। दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है, तो जसपाल सिंह को ये अभी हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कमर जमान। कमर जमान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब हम बात कर लें टॉप 5 बुक्स और उनके ऑथर। पहली बुक है आपकी जंगलनामा, ये पुस्तक आपके अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई। अगली बुक है माई लाइफ माई मिशन, इस पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माइन काउंटर पार्लियामेंट, ये आपकी भालचंद्र मंगेशकर के द्वारा लिखी गई। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये आपकी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। अ प्रॉमिस्ड लैंड इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। PDF में आपको द हिंदू की वॉकअप मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी वॉकअप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। आज के क्वेश्चन हमने आपके होमवर्क के लिए लिए हैं, जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। आपको इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसके आंसर देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो आपको इसका आंसर बताना है, ये आपके ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, आपका ऑप्शन है ये। इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसकी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दी है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इस वीडियो के PDF के साथ साथ ये तो क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।